नमस्कार। द सतीश झा शो में आपका स्वागत है। अगर हमारे बच्चे मुसीबत में हों, तो हमारा पहला जवाब क्या होता है? हम पहले उनका ख़्याल करते हैं कि बाकी कामों को देखते हैं? हम क्या दफ़्तर की चीज़ें देखते हैं, घर की चीज़ें देखते हैं, या पहली प्राथमिकता बच्चों का ख़्याल करने की होती है? यूक्रेन में आज एक भारतीय छात्र की रूसी बुलेट से मृत्यु हो गई। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी अगर हम ठीक से प्लान करते। भारत सरकार ने जैसे ही संभावना पड़ी, चेतावनी दी थी बच्चों को कि वो चले आएँ देश में। लेकिन उनके पास सीमाएँ हैं साधनों की। अगर टिकट जो 20,000 रुपए का हो, एकाएक 75,000 या 1,00,000 का हो जाए, तो आम तौर पे लोगों को मुश्किल होगी। और कई छात्रों को ये मुश्किल थी। जिनके पास साधन है, उनको कोई परेशानी नहीं होती। जिनके पास साधन नहीं है, परेशानी उनकी होती है। अब आप सुनते होंगे, हम लोग कहते हैं सरकार माई-बाप। सरकार माई-बाप का आशय यही है कि जो काम हमारी सीमा के बाहर हो, वहाँ हम सरकार का इस्तेमाल करें। सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो काम हम नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें उनका समर्थन चाहिए, सब लोगों का समर्थन चाहिए, ज़्यादा लोगों का समर्थन चाहिए, वहाँ सरकार आती है। हमारा छोटा-सा पारिवारिक जीवन होता है, व्यक्तिगत जीवन होता है, गाँव का जीवन होता है, उन सबसे बड़ा होता है सरकार का। उससे उम्मीद हमारी होती है कि वो काम जो हम नहीं कर सकते, किसी भी स्तर पे सरकार कर सकती है, क्योंकि हम लोग अपने सारे साधन जोड़ करके उनको टैक्स पे देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमारा काम करेंगे। सरकार जनता की सेवा के लिए खड़ी होती है और उसके साथ-साथ जो हमारी उम्मीदें हैं, उनके हिसाब से चलती है। लेकिन इस बार सरकार ने हमारे 20,000 बच्चों को, उनको जो ज़रूरतें थीं उस हिसाब से उनका ख़्याल नहीं किया। लेकिन उसके अलावा जो कुछ बातें हुई, वो थोड़ा और भी चौंकाने वाली थी। हमारे प्रधान सेवक ने कहा कि ये लोग बाहर पढ़ने क्यों जाते हैं? बाहर पढ़ने जाते हैं, विदेशी मुद्रा खर्च होती है, तो क्या हमारे देश में शिक्षा नहीं है? और हमने फिर कल देखा, किसी एक मंत्री ने और कहा, ये जो बाहर पढ़ने जाते हैं, वो देश में क्वालिफ़ाइड नहीं थे। यानी कि आपने दोनों तरफ से उन पे सवाल लगा दिया। इसके ऐसे समय में जब घर में आग लगी हो, तो लोग आग बुझाते हैं या पूछते हैं कि आग क्यों लगी? आग क्यों लगी दूसरा सवाल होता है, पहला नहीं होता। ये जब आग बुझाने का वक़्त था, तो पूछ रहे थे आग क्यों लगी? घर ऐसा क्यों बनाया गया कि उसमें आग लग गई? इस तरह के सवाल कुछ लगा सरकार पूछ रही थी छात्रों से या देश से। तो प्रधान सेवक का ये मानना है कि बच्चे बाहर क्यों जाते हैं? अपने आप में उसमें बहुत मुश्किलें हैं, उसमें सवाल में हैं। उसमें एक समझ की मुश्किल है। उसमें एक अंतर्राष्ट्रीयता की एक जो हम बात करते हैं समझने की, कि दुनिया भर घूमने से ज्ञान प्राप्त होता है। जो लोग घूमते हैं, उनका ज्ञान अलग तरह का होता है। हम तरह-तरह की संस्कृतियों से जुड़ के, तरह-तरह के ज्ञान से जुड़ के हम सीखते हैं। आज भी हमारी शिक्षा में 90% से ज़्यादा जो ज्ञान है, वो विदेशी है। जो दुनिया भर ने पिछले सैकड़ों हज़ारों साल में समझा, जाना, बूझा, उसको व्यवस्थित किया, उसको हम ज्ञान कहते हैं। और उसमें हमारा भी कॉन्ट्रिब्यूशन है, हमारी सभ्यता का, हमारे देश का, हमारे पूर्वजों का, लेकिन दुनिया भर का उसमें कॉन्ट्रिब्यूशन है। क्योंकि ज्ञान जो है, किसी सिर्फ एक ज्योग्राफी या भूगोल या समाज या इतिहास का हिस्सा नहीं बनता, वो पूरे मानव एवोल्यूशन का हिस्सा है। जो भी हम जानते हैं, सीखते हैं आज की तारीख में, वो सब जो हमारी जो मानव का जो प्रगति हुई है पिछले हज़ारों, लाखों, करोड़ों सालों में, उसका एक परिणाम है। तो ये कहना कि हम विदेश क्यों जाते हैं, इस पे अलग से बहस कर सकते हैं, लेकिन सवाल असामयिक था, एक तो ये हुआ। दूसरा ये कहना कि ये बच्चे ऐसे नहीं थे जो यहाँ पढ़ सकते। ये अपने आप में, इसमें सब क्या सीखें? मुझे लगता है इसमें एक चीज़ हम ये सीख सकते हैं कि हमारी व्यवस्था में जो हमने नींव डाली है शिक्षा की, वो ऐसी नहीं थी जो इनको उस स्तर तक पहुंचा सके कि वो क्वालिफ़ाई करें, या ये जो हमारा क्वालिफ़ाइंग तरीका है, उस तरीके में फिट नहीं बैठते थे। लेकिन और भी तरीके हैं जानने के कि कौन कितना पढ़ सकता है, समझ सकता है, आगे बढ़ सकता है।
आज की तारीख में हम लोग सभी मानते हैं कि सब में एक ही तरह की ज्ञान की क्षमता नहीं होती। कोई खेल खेलता है, कोई मेडिसिन पढ़ता है, कोई लॉ पढ़ता है, कोई अर्थशास्त्र पढ़ता है, कोई दर्शन देखता है, कोई तर्क, जितनी भी विधाएं हैं वो सबको सूट नहीं करती। कुछ मेरे लिए ठीक हैं, कुछ आपके लिए ठीक हैं, कुछ औरों के लिए ठीक हैं। लेकिन ये कहना कि सब यही पढ़ें, सरकार तय करे, भाई सरकार में आखिर लोग ही तो होते हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं। पिछले दशकों में कितने, कम से कम कई सारे ऐसे जो लोग रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज या रिटायर्ड मूर्धन्य जो हमारे समाज के नेता हैं, जज वगैरह, संपादक, उन लोगों ने मुझसे कितनी बार पूछा होगा कि मैं अपने पोते को, पौत्री को क्या पढ़ाऊँ, क्या पढ़ने के लिए प्रेरित करूँ। मैं सबसे कहता था आप पढ़ो ही मत बीच में, क्योंकि हमारी आपकी समझ जो है ऐसी नहीं है कि हम उनको ज्ञान दे सकें। वो लोग भविष्य के ज़्यादा करीब हैं हमसे और आपसे। लेकिन आमतौर पे सरकार में चूँकि हमारे प्रधान सेवक जो हैं वो करीब 70 साल के हैं, तो अलग तरह सोचते हैं। जो बाकी और लोग हैं जिनकी जैसी उम्र है वैसे सोचते हैं। लेकिन भविष्य जो है हमारे युवा के साथ जुड़ा रहता है। वो जो भविष्य की जो एक नब्ज़ है वो उनके ज़्यादा करीब है हम सबसे। तो मैं मानता हूँ कि बच्चों को अपनी आज़ादी होनी चाहिए। एक हद के बाद वो क्या करते हैं, आज़ादी हमेशा होनी चाहिए, लेकिन बातचीत के साथ। लेकिन वो फैसला वो करें बातचीत के साथ। उससे ये होता है कि उनका ज्ञान बढ़ता है। तो दो चीज़ें हुई कि एक तो ये कि बाहर क्यों गए, ये गलत बात है, कि पूछना ही गलत बात है। जबकि घर में आग लगी होगी, आग बुझाइए पहले तो आप। दूसरा ये कहना कि वो इस काबिल नहीं थे, तो फिर उसको कैसे बना दिया यूक्रेन ने काबिल। मैं यूक्रेन के तमाम डॉक्टरों को जानता हूँ जो हार्वर्ड में पढ़ाते हैं, जो अच्छे अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में अमेरिका में भी हैं। और वो मेरे हिसाब से पूछे आप, वो जितने अच्छे और भी हो सकते हैं उतने अच्छे वो भी हैं। कोई फ़र्क नहीं है, हमेशा अपवाद होंगे। कोई आदमी बहुत अच्छा निकल सकता है, सबसे आगे अपने पीयर्स के साथ आगे जा सकता है। लेकिन आमतौर पे सबका एक बेस लाइन होता है। वो बेस लाइन से काफ़ी आगे हैं, उनकी काफ़ी प्रतिष्ठा है, अच्छे डॉक्टर हैं। वही सब लोग यूक्रेन के पढ़े हुए हैं। यूक्रेन की जो मेडिकल शिक्षा है उसमें भी उसमें एक तरह से देखें तो उसका स्तर हमारी जो औसत मेडिकल व्यवस्था है उससे अच्छा है। जो हमारे जो सबसे अच्छे जो संस्थान हैं, 2 4 5 जो हैं, वहाँ जाहिर है कि काफ़ी काबिल लोग हैं, वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। और जो छात्र जाते हैं बड़ी कंपटीशन से, तो वहाँ की बात अलग कर दीजिए। लेकिन वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ के साधन हैं, वो वैसे नहीं है जो यूरोप में हैं। वो चाहे आप किसी भी स्तर से देख लें, उनको नाप लीजिए आप। लेकिन जहाँ ज्ञान का स्तर है, तो ज्ञानी तो कहीं भी हो सकता है। वो एम्स में भी है, वो लेडी हार्डिंग में भी है, मौलाना आज़ाद में भी है, 2 4 और जो अच्छे हमारे संस्थान हैं वहाँ भी होगा। लेकिन हमारा ज्ञान जो बढ़ता है, हम किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं उससे बढ़ता है। हम सिर्फ अगर बहुत लोग कहें कि आप बहुत दिमाग वाले हैं, उससे हमारा ज्ञान नहीं बढ़ता। ज्ञान, हमारा दिमाग हमारे अनुभव की कसौटी पे पैदा होता है। हमारे अनुभव कैसे हैं, वो उस अनुभव को हम हमारे दायरे में जो हमारे पीयर ग्रुप है वो कैसे देख रहा है, उस पर भी काफ़ी चीज़ें निर्भर होती हैं। तो ये कहना कि जो बच्चे विदेश गए, यूक्रेन गए, उनमें भारतीय मेडिकल शिक्षा पाने की क्षमता नहीं थी, वो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, ये अपने आप में एक अजीब सी बात है। लगता है इसमें उन्होंने कुछ सोच समझ के बात नहीं की। क्योंकि यही बच्चे जो वहाँ से आते हैं, अगर आप देखें तो उनमें एक अलग तरह का तरीका उनके पास होता है। और हमें हर तरीके सीखने की ज़रूरत है, तरह तरह के तरीके सीखने की ज़रूरत है। हम सिर्फ एक ही तालाब में के मेढक नहीं रह सकते। हमें तरह तरह के माहौल को देखना है, कैसे लोग बाकी काम करते हैं उनसे देखना है, उनसे सीखना है। और वो भी हमसे सीखते हैं। जैसे जब मैं पहली बार अमेरिका पढ़ने के लिए आया, तो हमारी जो अर्ज़ी में लिखना पड़ा कि आप क्या चाहते हैं और आप देना क्या चाहते हैं, आपके आने से हमारे इस कैंपस को क्या फ़ायदा होगा। तो दोनों चीज़ें होती हैं। वो भी चाहते हैं कि अगर आप दूसरे देश से आ रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, जैसा भी हो, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की समझ, उससे आप क्या लेके आएंगे। तो ये जो आदान प्रदान होता है समझ का, अनुभव का, और एक इतिहास का और एक संस्कृति का, उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये सीखने के लिए जाना बाहर अच्छी बात है। तीसरी बात यह है कि जो वहाँ के संस्थान हैं, यूक्रेन के संस्थान, अच्छा माहौल, अच्छे साधन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के बाद भी वहाँ की जो फीस है वो भारत की 1/4 या 1/5 है।
तो आखिर हमें सोचना पड़ेगा ऐसा कैसे हो जाता है कि वहाँ की फीस इतनी कम क्यों है, और वहाँ की प्रति व्यक्ति आय भारत की 2.5 गुना है। तो वहाँ के लोग, वहाँ का स्तर भारत से 2.5 गुना ज़्यादा अच्छा है आमतौर पर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का, उनके माहौल का, उनकी सफाई का, उनके तकनीक का, और औसत पढ़ाई का, सबका जो स्तर है भारत से, अगर आप प्रति व्यक्ति आय को एक इंडेक्स मानिए, ये बहुत सही इंडेक्स नहीं हो सकता लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट इंडेक्स हो सकता है, तो यहाँ से 2.5 गुना मान लीजिए अच्छी है। फिर भी वहाँ फीस कम कैसे है? हमें सोचना पड़ेगा हमारी फीस ज़्यादा क्यों है? क्या ऐसा है कि हमारे यहाँ कम सीटें हैं इसलिए लोग फीस बढ़ा देते हैं, या जो भी वजह हो, वजह बहुत हो सकती हैं, सीटों की कमी उसमें से एक है। और तो ये सवाल क्या उठाना चाहिए था अभी जो है, वहाँ लोग इसलिए जाते हैं कि उनके पास वहाँ की फ़ीस देने के पैसे हैं। ये लोग मध्यवर्गीय परिवार से हैं, उसमें उनकी उनकी माली हालत क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन ज़ाहिर उन्हें एक एस्पिरेशन है, उनको सपोर्ट करना, उनका समर्थन करना ये सरकार का, समाज का काम है। तो अब स्थिति ये है कि जब लड़ाई शुरू हुई तब भी हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि उनको फ़ौरन वहाँ से निकालें। जैसे हमें अंदेशा लगा 20,000 बच्चों को निकालने के लिए कितनी फ़्लाइट चाहिए, अगर एक फ़्लाइट 300 ला सकती है तो 60-65 फ़्लाइट कर सकते थे हम लोग, हमने नहीं किया क्योंकि हम इन बातों पर ध्यान देते नहीं। हम अपनी जिम्मेदारियां आम आदमी के लिए नहीं समझते। और अगली बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप देखें कि जब कोविड के ज़माने में जो लाखों, दसियों लाख लोग जो पैदल चल के गए, उनके बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा। वो उनके लिए उनका अस्तित्व ही नहीं है। ये सरकार मानती है कि जो भी एक नागरिक है, जो वोटर है, उसको हम उस तरह देखेंगे उसकी हैसियत क्या है। अगर कम पढ़ा लिखा है तो उसकी हम बात ही नहीं करते, जिसकी आमदनी कम है नहीं करते। वोट के समय उनका हम ध्यान रखते हैं, वोट के अलावा कभी नहीं। तो जैसा जितना साधन से संपूर्ण एक व्यक्ति होगा उसको उतना ज़्यादा सम्मान मिलता है, उसको उतना ज़्यादा उसकी जल्दी उसका काम होता है। तो चूँकि ये छात्र जो हैं मध्यवर्गीय हैं तो उनके लिए सरकार को सोचना पड़ा। एक और बात थी, आप देखते हैं ये सरकार क्या करती है, हर बात को, जो कि आम तौर पे सांस लेने की बात को भी बड़ा बना देती है। हमने सांस ली। अगर आप सांस लेने की बात को इतना बड़ा बना दोगे तब तो कुछ कहीं सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कैसी मानसिक विकृति है, ये क्या है। अभी आपने देखा होगा, अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हैं या न्यूज़ देखना चाहते हैं, कि रेस्क्यू का काम अक्सर बिना किसी नगाड़ा पीटे हुआ करता था। कोई ढोल नहीं बजाता था इस बात का कि हमने इतना रेस्क्यू किया। अफ़गानिस्तान से हुआ रेस्क्यू, मिडल ईस्ट से रेस्क्यू होते रहते हैं, लेकिन इसका कोई नगाड़ा नहीं बजाता था। अब क्या हुआ, 20,000 छात्र में से 6 या 1,000 आ चुके थे, बाकी को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू कर दिया गया। ऑपरेशन गंगा में क्या होता है, एक जो जहाज आता है तो मंत्री जाता है उनको लेने के लिए कि कैमरे के साथ पहुंचता है, हमारी तस्वीर लो और दिखाओ कि हम प्रधानमंत्री कहने पे यहाँ आए हैं। और सबकी सबसे बड़ी एक तो परेशानी ये है कि हम पहले कभी देखते नहीं थे। अगर आप ने इंदिरा गांधी का ज़माना देखा हो, राजीव गांधी का हो, तो मंत्री ये नहीं कहते प्रधानमंत्री हमें भेजा है, वहाँ शुरू नहीं करते थे। और आज की तारीख में बिना ये कहे कि प्रधानमंत्री ने हमें ये कहा था, उनकी दूरदर्शिता, उनके ज्ञान, उनके निर्देश और तमाम जो विद्वान उनकी विद्वत्ता को लेकर ये सारा हो रहा है, उसको कहे बिना लोग कुछ काम कर ही नहीं सकते। खैर, तो हमारे सिंधिया पहुँचे, उनके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स वही पहुँच गए हवाई जहाज़ पे रिसीव करने के लिए कैमरे के साथ, कि उनको दिखाया जा सके वो अपनी जो प्रधानमंत्री के प्रति जो अपना आभार प्रकट कर सकें और बता सके देश को कि सब कुछ प्रधानमंत्री करते हैं, उनके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो एक बहुत बड़ी गलती है। हमारी व्यवस्था प्रधानमंत्री हो चाहे ना हो चलनी चाहिए। जब ब्रिटिश शासन में एक लोग कहते थे कलेक्टर, आपको बताऊं कलेक्टर के बारे में, एक बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उनके एक चाचा ने उनको, जो देहरादून में रहते थे, रिटायर्ड शायद सिविल सर्वेंट या ब्रिटिश ज़माने के कोई भी रहे होंगे एम्प्लॉई, तो उन्होंने कहा इंदू तुम प्रधानमंत्री तो बन गई, लेकिन जो मेरे पास कलेक्टर की तरह जो मेरे पास अधिकार था वो तुम्हारे पास प्रधानमंत्री होकर भी नहीं है। मेरे पास जीवन और मृत्यु का अधिकार था। एनीवे, तो वो तो बात उस तरह की हो गई। अब ये
हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा अधिकार नहीं चाहिए, वही सब कुछ नहीं करते हैं, उनको भगवान मत बनाइए। उनको वो लेकिन वहाँ ये भी कहते थे कि अगर कलेक्टर की जगह कोई गधा बाँध दो तो भी सिस्टम चलता था। तो सरकार ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ व्यक्ति कोई भी हो, उससे फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, वो चलता रहे। जो बड़े काम करने की लीडरशिप चाहिए, जो रोज़मर्रा के काम है उसके लिए नेतृत्व नहीं चाहिए, उसके लिए व्यवस्था चाहिए। तो नेतृत्व और व्यवस्था अलग-अलग चीज़ें हैं। व्यवस्था चाहे जो भी प्रधानमंत्री हो, उसको ठीक से चलना चाहिए। व्यवस्था को उसमें परिवर्तन लाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, उस पे आगे सोचने के लिए नेतृत्व चाहिए। लेकिन जैसे चलने के लिए नहीं चाहिए। यूक्रेन से बच्चों को लाने का जो काम है, वो हमारा चलने वाला काम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने पहले किया नहीं हो। इसके लिए हमारे पास प्रोसीजर होना चाहिए था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। वो अगर नहीं है तो कहीं गलती है, कहीं इसको सुधारना चाहिए। तो अगर आप देखें तो यहाँ भी जो है, इस सरकार ने एक ही बात दिखाई है कि कोई मौका मिलेगा तो हम अपने नगाड़ा बजाएँगे, कोशिश करेंगे कि इससे हम कितनी माइलेज ले सकें। और ये जो भी अभी काम हो रहा है, जो उन्होंने कोशिश की इसलिए उनको पता लगा कि नहीं करेंगे तो बदनामी होगी, यूपी इलेक्शंस पे इसका असर पड़ सकता है। उनके दिमाग में ये बातें ज़्यादा रही थी। ये नहीं कि उनकी ज़िम्मेदारी है, वो चाहे कुछ भी हो, इलेक्शन हो ना हो, कोई सुविधा हो ना हो, साधन हो ना हो, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि इसको ब्रेक नेक स्पीड पे अपने बच्चों को बाहर से देश लाइए, उनको नुकसान ना हो। अब एक बच्चे का खून सरकार के ऊपर है, या सरकार के नेता के ऊपर है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर हम ठीक से सोचते तो, अगर देश को पहले रखते तो, नागरिक को पहले रखते तो अब उम्मीद करें कि ये अब उन्होंने एयरफोर्स को बोला है कि उसको आप निकाल के लाइए, नए C-17 जहाज इसमें लगाए गए हैं। ये काम पहले हो सकता था, लेकिन तब तो चुनाव में व्यस्त थे। अब आप सोचें और प्रार्थना करें कि हमारे सब बच्चे जल्दी से वापस लौट आएँ। और इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली पायदान तक। नमस्कार।